में ऐसे बेतुके से सवाल जरूर आते हैं कि जब किसी कंट्री की इकोनॉमी गिर रही है या जब कोई कंट्री गरीब हो रही है तो क्यों ना वो कंट्री ज्यादा से ज्यादा करेंसी प्रिंट कर ले। ज्यादा करेंसी प्रिंट करके कंट्री अपने आप को गरीबी से निकाल सकती है। लेकिन जब हमें धीरे धीरे नॉलेज होती गई तो हमें ये मालूम हो गया कि किसी कंट्री की इकोनॉमी को एसेस करने का एक प्रॉपर सिस्टम होता है। कंट्री की जीडीपी होती है, कंट्री की पर कैपिटा इनकम को भी एनालाइज किया जाता है। ना जाने कितनी पॉलिसीज को बनाया जाता है और ना जाने कितनी पॉलिसीज रिफॉर्म होती हैं। देखा जाए तो हर कंट्री की इकोनॉमी की एक इंटरनल स्पीड होती है और ये इंटरनल स्पीड रियल प्रोडक्टिव रिसोर्सेस जैसे कि फैक्ट्रीज, मशीन्स, वर्कर्स, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लैंड की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। अगर कोई इकोनॉमी फास्ट स्पीड से चल रही है और उस पर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग कर दे तो उस स्पेंडिंग की वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई और बढ़ जाती है। वैसे इन चीजों की एक लिमिट होती है, लेकिन ये लिमिट और इसमें आने वाली डेफिसिट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती है। हमें ये लगने लगता है कि कंट्री की खराब इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है और इस मिथ को हम सच्चाई मान लेते हैं। नमस्कार, आज हम जिस बुक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द डेफिसिट मिथ, मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी एंड द बर्थ ऑफ पीपल्स इकोनॉमी और इसकी ऑथर हैं स्टेफनी कल्टन। हमें ये लगता है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है और हमारी गवर्नमेंट जो भी बजट बना रही है उससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है और ना ही हमारे कुछ इश्यूज ही सॉल्व हो रहे हैं। हालांकि हमारी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च करती है और जितना हमारी गवर्नमेंट कंट्री की इकोनॉमी के लिए खर्च करती है उतना अगर हम खर्च करने लगे तो हम थोड़े ही दिन में बैंकरप्ट हो जाएंगे। हालांकि जब आप पॉलिटिशियंस की बात सुनेंगे तो आपको वो पॉलिटिशियंस इकोनॉमी के खराब होने की वजह किसी ना किसी चीज की डेफिसिट यानी कि कमी को बताएंगे। जब आप इस बुक समरी को सुनेंगे तो आपको मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी यानी एमएमटी के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से हम इस डेफिसिट को समझें और इस डेफिसिट को किस तरह से इकोनॉमी से रिलेट करें। इसके अलावा आपको यह भी मालूम होगा कि कौन कौन से डेफिसिट मिथ हैं जिन्हें हम अभी तक रियलिटी मानकर ही चल रहे थे। अक्सर पॉलिटिशियंस हमें डराने के लिए ये बातें बताते हैं कि हमारी कंट्री डेट में जा रही है और इस डेट को रिकवर करने के लिए टैक्स बढ़ाया जाएगा और हम भी डर जाते हैं और पॉलिटिशियंस की बात पर एग्री कर जाते हैं। लेकिन आज आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से पॉलिटिशियंस डेट का डर दिखाकर हमें मैनिपुलेट करते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि महंगाई जानबूझकर क्रिएट की जाती है? क्या आपको ये मालूम है कि गवर्नमेंट हमारी तरह बजट नहीं बनाती है बल्कि गवर्नमेंट सिर्फ करेंसी इश्यू करती है? क्या आपको ये मालूम है कि जब गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट झेलती है तो हमारी सेविंग होती है और जब गवर्नमेंट की सेविंग होती है तो हम डेफिसिट में आ जाते हैं? इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए आपको आज की ये बुक समरी पूरी सुननी होगी। तो चलिए इस डिस्कशन को हम आगे के एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं। ऑथर स्टेफनी कल्टन की लिखी किताब द डेफिसिट मिथ, मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी एंड द बर्थ ऑफ पीपल्स इकोनॉमी और मैं हूं आरजे अभिनीत। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। महीने भर काम करने के बाद आपको पहली तारीख को सैलरी मिलती है और फिर सैलरी मिलने के बाद आप अपने घर का बजट बनाते हैं। आप अपने बजट में ये डिसाइड करते हैं कि आपको राशन में किन किन चीजों की जरूरत है। आप अपने बजट में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स भी इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा आप बजट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस को भी रखते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि मिसलेनियस चीजों पर आपको कितना अमाउंट स्पेंड करना है। यानी हर महीने सैलरी मिलने के बाद आप अपने घर का ओवरऑल बजट बनाते हैं और उसी बजट पर चलने की कोशिश भी करते हैं और साथ ही साथ आपकी ये भी कोशिश रहती है कि अपने बनाए हुए बजट के साथ आप स्टिक करें। ऑथर कहती हैं कि हम अक्सर दूसरों को देखते हैं और जब हम उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि काश हमारा भी फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा ही होता। अगर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है तो उसका मतलब यही है कि उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी थी और उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए जो भी बजट बनाया वो अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ध्यान में ही रखकर बनाया होगा। हम सबका बजट एक दूसरे से अलग होता है और हम जब भी अपना बजट बनाते हैं तो अपनी मंथली इनकम और अपने मंथली एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। हमें अक्सर यही बताया जाता है कि हमें अपने एक्सपेंसेस उसी हिसाब से करने चाहिए जितनी हमारी इनकम अलाउ करे और अगर हम इससे ज्यादा स्पेंड करेंगे तो हमारा बजट गड़बड़ हो जाएगा। हमें यह भी समझाया जाता है कि हमें अपने लिए सेविंग भी करनी चाहिए
और ज्यादा उधार या लोन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोन लेने से हम बैंकरप्ट हो सकते हैं या फिर हमें अपना लोन फोरक्लोजर करवाना पड़ सकता है। हमें ये सब बातें इसलिए भी बताई जाती हैं क्योंकि हमारे आसपास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर लोग अमीर से गरीब हुए, और ऐसी कई कंपनियां हैं जो अपने लोन को ना चुका पाने की वजह से बैंकरप्ट हो गई। यहां तक कि कई बड़े बड़े शहर और देश भी बैंकरप्ट हो चुके हैं। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि अगर वो अपने एक्सपेंसेस को प्रॉपर तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे तो एक दिन उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगी। और बात जब कंट्री की आती है तो लोगों का ऐसा भी मानना है कि गवर्नमेंट का बजट और उनका बजट दोनों एक ही जैसे होते हैं। जैसे एक आदमी अपना बजट बनाता है, ठीक उसी तरह एक गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है। गवर्नमेंट ये देखती होगी कि उसकी कितनी इनकम है और उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, लेकिन रियलिटी में गवर्नमेंट के बजट में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता है। और इस चीज को हम मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी से समझ सकते हैं। हमारी जो करेंसी है यानी रुपया, ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू आती है और लीगली ये किसी और सोर्स के थ्रू हमें नहीं मिल सकती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के पास ही ये अथॉरिटी होती है कि वो कॉइन और करेंसी को पब्लिश करें। यानी मार्केट में जो भी कॉइन्स और 10, 20, 50, 100 या 500 के जितने भी नोट्स आप देखते हैं, उन्हें प्रिंट करने का हक सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई को है। और जब आप ये चीज समझने लग जाते हैं तो आप कई सारे मिथ्स को भी समझने लग जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि आपने इस बात को ज्यादा सोचा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आपको मालूम ही थी कि करेंसी गवर्नमेंट ही पब्लिश कर सकती है। आप खुद सोचिए, क्या आप खुद इंडियन रुपीस बना सकते हैं? नहीं ना। हालांकि आप इसे इलीगली कर सकते हैं, लेकिन लीगली आप इसे करने की सोच भी नहीं सकते हैं। ऑथर की माने तो किसी कंट्री की गवर्नमेंट ही करेंसी की सोल मैन्युफैक्चरर होती है, यानी गवर्नमेंट करेंसी इश्यूअर है और हम सब करेंसी यूजर्स हैं। सोल करेंसी इश्यूअर्स होने की वजह से करेंसी को प्रिंट और पब्लिश करने में गवर्नमेंट की मोनोपोली हो जाती है। करेंसी इश्यूअर के लिए ये जरूरी है कि वो ये प्रॉमिस ना करे कि वो करेंसी को गोल्ड या सिल्वर में चेंज करेंगे। और करेंसी इश्यूअर को लोन लेने से बचना चाहिए। जब एक कंट्री अपनी नॉन कन्वर्टेबल करेंसी क्रिएट करती है, यानी एक ऐसी करेंसी क्रिएट करती है जिसे सिर्फ डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, उस करेंसी को फॉरेन ट्रेड या मार्केट के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। और वो कंट्री जरूरत पड़ने पर दूसरी कंट्री से सिर्फ अपनी ही करेंसी में लोन लेती है, तो वो कंट्री मॉनेटरी सॉवरेनिटी को अटेन कर लेती है। यानी अगर हमारी कंट्री इंडिया किसी दूसरी कंट्री से इंडियन रुपीस में ही लोन ले, तो इसका ये मतलब होगा कि हमारी कंट्री को मॉनेटरी सॉवरेनिटी मिल गई है। वैसे हमारी कंट्री की करेंसी पार्शियल कन्वर्टेबल है। इसमें फॉरेन ट्रेड करने के लिए एक लिमिट लगी हुई है। जो कंट्रीज मॉनेटरी सॉवरेनिटी को अचीव कर लेती हैं, उन्हें हाउस होल्ड की तरह बजट बनाने की टेंशन नहीं होती है और वो अपनी करेंसी इशूइंग अथॉरिटी को यूज करके ऐसी पॉलिसीज बना सकती हैं जिससे फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी को मेंटेन किया जा सके। ऑथर कहती हैं कि इन सब चीजों को आप मनी मॉनेटरी थ्योरी यानी एमएमटी से समझ सकते हैं, और एमएमटी हर कंट्री में लागू हो सकता है। एमएमटी से हमें यह समझने में आसानी होती है कि एक कंट्री अपने एक्सचेंज रेट को क्यों फिक्स करती है, और एक्सचेंज रेट यानी एक करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना। एक्सचेंज रेट को फिक्स करके कंट्री अपनी मॉनेटरी सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करती है। मनी सॉवरेनिटी का मतलब गवर्नमेंट का मनी पर कंट्रोल। जब एक कंट्री जिसकी मॉनेटरी सॉवरेनिटी ना के बराबर हो और वो कंट्री अपने बजट में डिसिप्लिन ना बना पाए, तो उस कंट्री का बजट भी हमारी तरह ही फ्रेजाइल होता है। यानी मनी पर गवर्नमेंट का अगर कंट्रोल ना हो तो एक कंट्री का बजट डगमगाता रहता है और उनके ऊपर भी डेट आ जाती है। आपको ऐसी कंट्रीज मिलेंगी जो फाइनेंशियल डेट में है और उस डेट से वो बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। वहीं अगर हम यूएसए जैसी कंट्रीज की बात करें तो यूएसए अपने सारे इंटरनेशनल ट्रेड के बिल्स टाइम पर भर देता है और इसी वजह से यूएसए की इकॉनमी एक ग्रोइंग इकॉनमी है। यूएसए ने कभी भी अपनी करेंसी नहीं छोड़ी और यूएसए हर ट्रेड को यूएस डॉलर में ही करता है। अगर यूएसए ऐसा नहीं करता तो उसकी हालत भी ग्रीस जैसी हो जाती, जिसने अपनी करेंसी ड्रैक्मा को छोड़कर यूरो में ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया। अमेरिका जैसी कंट्री फाइनेंस के लिए चाइना जैसी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। जब एक कंट्री मॉनेटरी सॉवरेन होती है तो वो कंट्री अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी और उनके वेलबींग को प्रायोरिटाइज कर सकती है, और जो कंट्री मॉनेटरी सॉवरेन नहीं होती है
वो कंट्री अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी और उनके वेलबींग के लिए कंसर्न रहती है। 1983 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि कंट्री के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बची है और सोर्स ऑफ इनकम के नाम पर उनके पास सिर्फ पब्लिक के कमाए हुए पैसे ही हैं। अगर लोग चाहते हैं कि कंट्री ज्यादा स्पेंड करे तो सिटीजन्स को ज्यादा टैक्स देना होगा। ये मार्गरेट थैचर का बताने का तरीका था कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी लिमिटेड हो चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे कभी कभी हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है। पब्लिक मनी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मार्गरेट थैचर के स्पीच से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादा स्पेंडिंग करने के लिए गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे चाहिए और ये पैसे गवर्नमेंट को पब्लिक अपने पास से देगी। यानी अगर पब्लिक चाहती है कि गवर्नमेंट पब्लिक पर पैसे खर्च करे तो उस खर्चे के लिए पब्लिक को अपनी जेब से ही पैसे देने होंगे। जब कोई पॉलिटिशियन मार्गरेट थैचर जैसा स्टेटमेंट देता है तो इसका यही मतलब होता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आप उससे कुछ ज्यादा डिमांड करें। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि आप उसे एम्प्लॉयमेंट की डिमांड करें, हेल्थ की डिमांड करें या फिर अच्छी एजुकेशन की डिमांड करें। ये एक साइलेंट तरीका होता है पब्लिक को चुप कराने का। हालांकि कुछ लोग ये जरूर मानते हैं कि गवर्नमेंट जितना ज्यादा हमसे टैक्स लेगी उतना ही ज्यादा हम पर स्पेंड करेगी और ये बात हमारे पॉलिटिशियंस अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए वो अपनी स्पीच में इन बातों को ट्विस्ट करके बोलते हैं ताकि वो अपने लिए वोट बैंक बना सकें। एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन से ये प्रॉमिस किया था कि अमेरिकन मैक्सिकन बॉर्डर पर वॉल बनाने के लिए मैक्सिको को ही पे करना होगा। लेकिन अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेट्स का ये कहना था कि मैक्सिको को नहीं बल्कि सिटीजन्स को ही पे करना होगा। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैक्सिको बॉर्डर पर वॉल बनेगी तो उस वॉल को बनाने के लिए पैसे पब्लिक ही तो पे करेगी। हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट को अपने बिल्स पे करने के लिए हमारे पैसों की जरूरत होती है और हम खुद को पैट्रियोटिक मानते हैं जब हर साल हम अपना टैक्स पे करते हैं। हमें ये लगता है कि हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन हार्श ट्रुथ ये है कि टैक्स से आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट को हमारा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमें गवर्नमेंट के पैसे की जरूरत होती है। गवर्नमेंट पहले पैसे स्पेंड करती है, फिर उसके बाद बोरो करती है या फिर टैक्स इंपोज करती है। और टैक्स इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि गवर्नमेंट करेंसी की डिमांड हो। गवर्नमेंट हमसे हमारे पैसे नहीं चाहती है, बल्कि गवर्नमेंट हमसे हमारा टाइम चाहती है ताकि हम गवर्नमेंट के लिए चीजों को प्रोड्यूस कर सकें, जैसे मिलिट्री, कोर्ट सिस्टम, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह। गवर्नमेंट यही चाहती है कि इससे पहले हम सब टैक्स दें, वो हमसे हॉस्पिटल्स, रोड्स बनवाने जैसे काम निकलवा ले और उस काम के बदले गवर्नमेंट हमें अपनी करेंसी दे और फिर उसी करेंसी को टैक्स के फॉर्म में वापस ले ले। और आपको ये बता दिया जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर टैक्स लिया जा रहा है। डेफिसिट मिथ यही है कि गवर्नमेंट हमारी तरह बजट नहीं बनाती है, बल्कि वो बजट के नाम पर करेंसी इशू करती है जो वो एक्चुअली स्पेंड करती है। हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि वो एक ऐसी कंट्री में रहे जहां महंगाई या इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो। देखा जाए तो थोड़ी बहुत महंगाई चलती है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत महंगाई नहीं होगी तो एक कंट्री की इकोनॉमी हेल्थी नहीं होगी। लेकिन अगर महंगाई लोगों की इनकम के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ने लगे तो इससे लोगों की परचेजिंग पावर पर काफी असर आएगा और जब लोगों की परचेजिंग पावर में कमी आने लगेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी गिरने लगेगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन तक आ जाती है, यानी महंगाई आसमान को छूने लगती है। ऑथर कहती हैं कि महंगाई को मेजर करने के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम जनरल सेंस के बेसिस पर ही महंगाई का अंदाजा लगाते हैं। जब सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं या जब रसोई गैस की कीमत बढ़ जाती है तो हमें लगता है कि महंगाई बढ़ने लगी है। महंगाई को हाई लेवल पर समझने के लिए हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई को समझना होगा। सीपीआई से ही आपको सही अंदाजा लग पाएगा कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस का जो स्टैंडर्ड बास्केट है उसका दाम कितना बढ़ा है। स्टैंडर्ड बास्केट में हर चीज इंक्लूडेड होती है, जैसे हाउसिंग, हेल्थ, फूड, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। कुछ लोग आपको ये भी लॉजिक देते नजर आएंगे कि अगर कुछ चीजें महंगी हुई हैं तो कुछ चीजें सस्ती भी तो हुई हैं। वैसे अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आपको ये लॉजिक सही लगेगा कि वाकई में कुछ चीजें महंगी होने के साथ साथ कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं। लेकिन जब आप ओवरऑल अपनी स्टैंडर्ड बास्केट को देखते हैं तो आपको चीजें महंगी ही नजर आएंगी।
लोग महंगाई को लेकर इतने ज्यादा कंसर्न इसलिए रहते हैं क्योंकि महंगाई उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नुकसान पहुंचाती है। उन्हें ये लगता है कि महंगाई उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नीचे लेकर जा रही है, और अगर आज वो अपनी स्टैंडर्ड बास्केट को अफोर्ड कर पा रहे हैं तो एक दिन शायद वो अपनी स्टैंडर्ड बास्केट को अफोर्ड ना भी कर पाए। मोस्टली ये चीजें आपकी इनकम पर भी डिपेंड करती हैं। अगर महंगाई 5% से बढ़ती जा रही है और आपकी इनकम सिर्फ 2% से ही बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि आप 3% डेफिसिट पर हैं। और अगर हर साल इसी तरह का गैप आपकी इनकम और महंगाई में होता रहा, तो फ्यूचर में आपके लिए अपनी स्टैंडर्ड बास्केट को अफोर्ड करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अक्सर हमारे सामने यही सवाल आता है कि आखिर महंगाई बढ़ती क्यों है, और महंगाई बढ़ने पर हम ऐसा क्या करें कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी खराब ना हो। वैसे कई इकोनॉमिस्ट को यह भी आइडिया नहीं है कि महंगाई क्यों बढ़ती है। हालांकि कई इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि बढ़ती टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही महंगाई बढ़ती जा रही है। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी व्यू है कि हर कंट्री की सेंट्रल बैंक अगर अपना काम सही से करे तो महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर सेंट्रल बैंक ये वार्निंग दे दे कि फ्यूचर में महंगाई बढ़ जाएगी, तो शायद लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे और कम स्पेंडिंग करने लगेंगे। रियलिटी ये है कि किसी को भी आइडिया नहीं है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। नॉर्मली इकोनॉमिस्ट का ये बिलीफ है कि कॉस्ट पुश और डिमांड पुल की वजह से ही चीजें महंगी होती जाती हैं, और यही चीजें बाद में महंगाई को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट जॉन टी हार्वे का ये मानना है कि कभी कभी महंगाई एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ पावर की वजह से भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पर ड्राउट आ गया, यानी सूखा पड़ गया, और सूखे की वजह से क्रॉप्स की शॉर्टेज पड़ गई, या फिर क्रॉप्स खराब हो गई, जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस बढ़ गए। जब फूड और एनर्जी की कॉस्ट में इंक्रीमेंट होता है तो ये डायरेक्टली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी बढ़ा देती हैं। ऐसे में चीजों के दाम भी और बढ़ जाते हैं। जब वर्कर्स अपने वेजेस को बढ़ाने की डिमांड करते हैं, तब वर्कर्स की इस डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को बढ़ा देती है, और नतीजा ये होता है कि इससे महंगाई और बढ़ ही जाती है। और कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर देती हैं, और जिसका रिजल्ट यही होता है कि हमें ये लगने लग जाता है कि महंगाई बढ़ने लगी है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनके पास किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का पेटेंट होता है। वो अक्सर ज्यादा प्रॉफिट के लिए मेडिसिन के प्राइस को बढ़ा देती हैं। नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन का ये मानना है कि महंगाई की वजह ज्यादा स्पेंडिंग है, यानी हम जितना ज्यादा स्पेंड करते जाएंगे महंगाई भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। यानी हमारे पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही महंगाई का रेशियो भी बढ़ता जाएगा। फ्रीडमैन का यह भी मानना था कि ऐसा सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट डिलिबरेटली करती है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें। अगर लोग ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे तो प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगी, और डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो सप्लाई भी ज्यादा बढ़ेगी, और सप्लाई जब ज्यादा होगी तो कंपनी को प्रोडक्शन भी ज्यादा करना होगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी को मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। फिर कंपनी को अपने यहाँ ज्यादा वर्कर्स हायर करने होंगे, जिससे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। हालांकि फ्रीडमैन का यह भी कहना था कि अनएम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता है, और फ्रीडमैन ने इसे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा था। आगे ऑथर कहती हैं कि साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर सब वक्त के साथ खुद को इनोवेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इकोनॉमिस्ट उन्हीं पुराने तरीकों से महंगाई को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट इस बात के फेवर में हैं कि उन्हें इकोनॉमिक पॉलिसी में नए अप्रोचेस लाने चाहिए। वहीं कुछ इकोनॉमिस्ट का ये व्यू है कि अगर कंट्री की इकोनॉमी बेटर वे में रन करानी है तो कंट्री के सिटीजन्स को सैक्रिफाइस करना होगा, थोड़ा सा पेन सहना होगा। लेकिन ऑथर ये मानती हैं कि हमें एक ऐसी इकोनॉमी क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए जहां पर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों का ही मिक्सचर हो, और जिससे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का पेस भी अच्छा हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। कई बार हमें ऐसे भी आर्ग्यूमेंट सुनने को मिल सकते हैं जहां पर लोग ये बोलते हैं कि सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट काफी है, लेकिन सोसाइटी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी मैचिंग जॉब नहीं मिल पा रही है, और लोगों को ऐसी जॉब करनी पड़ रही है जो उनके प्रोफाइल और उनकी एजुकेशन से मैच नहीं होती है। या कभी कभी ऐसा भी होता है जहां पर वर्कर खुद ही जॉब करने से मना कर देता है क्योंकि उसे ये लगता है कि वो पर्टिकुलर जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड है। और कभी कभी इसका अपोजिट भी होता है जहां पर वर्कर के पास स्किल्स की कमी होती है,
और वो अपनी जॉब को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। यानी दोनों ही केसेस में हम कह सकते हैं कि जॉब्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन उस जॉब को करने के लिए लोग अवेलेबल नहीं हैं। और अगर लोगों के अंदर राइट स्किल्स होती और उनकी एजुकेशन प्रॉपर होती तो शायद हर एक के पास प्रॉपर जॉब होती। नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट विलियम विकरी का ये मानना है कि जब जॉब इनसफिशिएंट होती है तो जॉब पाना म्यूजिकल चेयर जैसा होता है, जिसका फायदा रिक्रूटिंग एजेंसीज उठाती हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर लोगों को जॉब दे देती हैं। इसी वजह से कभी कभी किसी अच्छी जॉब पर भी अनक्वालिफाइड कैंडिडेट हायर हो जाता है। देखा जाए तो सच्चाई यही है कि हमने अपनी गवर्नमेंट को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। हमारी गवर्नमेंट टैक्सेस के सिस्टम को बदल नहीं सकती है और गवर्नमेंट इकोनॉमी में डायरेक्ट अपने पैसे स्पेंड कर नहीं सकती है। इसलिए गवर्नमेंट की कोशिश यही रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट से बोरोइंग और स्पेंडिंग बढ़ेगी और बोरोइंग और स्पेंडिंग से इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। जो इकोनॉमिस्ट एमएमटी को मानते हैं उनका ये मानना है कि स्पेंडिंग पर एक लिमिट होती है और अगर चीजों पर लिमिट से ज्यादा स्पेंड कर दिया जाए तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि आपने इन्फ्लेशन यानी महंगाई को इन्विटेशन दिया। सोसाइटी ने एक प्रेशर भी क्रिएट करके रखा है कि स्पेंडिंग करने के लिए एम्प्लॉयमेंट होना भी जरूरी है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप बहुत ज्यादा स्पेंडिंग नहीं कर सकते हैं। इससे सोसाइटी या यूं कहें गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को एक ऐसी चीज बना दिया है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो आप स्पेंड भी ज्यादा करेंगे और स्पेंडिंग ज्यादा करने से आप इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे और इन्फ्लेशन इकोनॉमी को हैम्पर करेगी। इसलिए इकोनॉमी को हैम्पर करने से बेहतर है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड ही ना किया जाए। मनी मॉनेटरी थ्योरी यानी एमएमटी का एम ये है कि पब्लिक की पावर को जितना ज्यादा हो सके बढ़ाया जाए और कंट्री की इकोनॉमी को इस तरह बढ़ाया जाए जहां पर सभी लोग अपनी पावर को प्रॉपर और सही तरीके से यूज कर सकें। जिस तरह से स्पाइडरमैन मूवी का एक डायलॉग था कि ग्रेट पावर के साथ साथ हमारे पास ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर स्पाइडरमैन अपनी पावर का यूज नहीं करता तो लोग उसकी पावर पर यकीन ही नहीं करते। और एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में ये पावर हम सब के पास है, लेकिन पॉलिटिशियंस हमें हमारी पावर को यूज करने से रोक देते हैं। हमें ओवर स्पेंडिंग की तरफ जानबूझ के पुश किया जाता है ताकि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके अंदर जॉब को लेकर क्रेविंग और ज्यादा हो और जो एम्प्लॉयड हैं उन्हें भी मजबूरी में आकर स्पेंडिंग करनी पड़े। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए भी करती है क्योंकि जितनी ज्यादा स्पेंडिंग होगी लोग उतना ही टैक्स के लिए लायबल भी होंगे। जितना ज्यादा टैक्स उतना ही गवर्नमेंट का फायदा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दूसरा मिथ ये है कि ओवर स्पेंडिंग की वजह से ही डेफिसिट क्रिएट होती है, जबकि रियलिटी ये है कि हम महंगाई की वजह से ही ज्यादा खर्च करते हैं और ये महंगाई कभी कभी डिलिबरेटली क्रिएट की जाती है। अक्सर छोटी छोटी कंट्रीज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए बड़ी बड़ी कंट्रीज से लोन लेती हैं और उस लोन को अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए लगाती हैं। बड़ी कंट्रीज इन छोटी कंट्रीज को एक डिसाइडेड टाइम के लिए ही लोन देती हैं और उस डिसाइडेड टाइम पर लोन ना चुकाने की वजह से कंट्रीज पर डेट बढ़ जाता है और डेट बढ़ने पर छोटी कंट्रीज को अपने एसेट्स को सेल करना पड़ता है। नेशनल डेट एक ऐसा इश्यू है जिसके बारे में सोचकर ज्यादातर सिटीजन्स डर जाते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री पूरी तरह से डेट में आ जाए और पूरी कंट्री में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाए और लोगों को बेसिक नीड्स के लिए ही स्ट्रगल करना पड़े। आप जब न्यूज देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको यही न्यूज देखने को मिलती है कि आपकी कंट्री डेट में आ गई और अब जल्द ही आपकी कंट्री में इकोनॉमिकल डिजास्टर आने वाला है। और चाहे वो स्ट्रीट्स हों या सोशल मीडिया, हर जगह इसी डिजास्टर के बारे में डिस्कस किया जाता है और लोग ये बोलने लग जाते हैं कि नेशनल डेट की वजह से हमारी कंट्री की सिक्योरिटी रिस्क पर है। पर सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेशनल डेट इतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना कि लोगों ने इसे बना दिया है। देखा जाए तो हर कंट्री पर डेट है, चाहे वो कितनी भी डेवलप्ड क्यों ना हो। बिना डेट के कोई भी कंट्री काम ही नहीं कर सकती। अक्सर पॉलिटिशियन डेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके अंदर एक डर पैदा कर सकें। आपके अंदर मैग्नम फोबिया क्रिएट कर दिया जाता है, यानी नंबर का डर डाल दिया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि आपकी कंट्री पर 10,000 करोड़ का डेट है। जब आप ये सुनते हैं तो आपके अंदर डर आने लगता है। आप ये सोचने लगते हैं कि इस डेट को कंट्री कैसे पे करेगी, कहीं वाकई में आपकी कंट्री गरीब ना हो जाए। पर रियलिटी में इस तरह के नंबर से ना तो डेट लेने वाली गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है
और ना ही देने वाली गवर्नमेंट को ही फर्क पड़ता है। ऑथर बताती हैं कि यूएस के कांग्रेशनल बजट ऑफिस ने 2015 से 2025 का एक बजट आउटलुक निकाला था और उसमें बताया था कि 2025 में कंट्री पर जो ग्रॉस फेडरल डेट होगा वो 27.3 ट्रिलियन डॉलर का होगा। लेकिन कमेटी के चेयरमैन माइक एनजी का ये मानना था कि पब्लिक के सामने इस तरह से नंबर नहीं रखने चाहिए, यानी डेसिमल का यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि 27.3 की जगह 27 बिलियन 300 मिलियन इस तरह से लिखना चाहिए। जितना बड़ा आप नंबर लिखेंगे पब्लिक डेट को उतना ही बड़ा समझेगी। माइक एनजी खुद बिजनेसमैन थे, इसलिए उन्हें ये मार्केटिंग स्किल्स अच्छे से पता थी कि किस तरह से पब्लिक के माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। एनजी का ये तरीका था वोटर्स को इमोशनली इन्फ्लुएंस करने का। वोटर्स को इस तरह से इमोशनल करके ये बताना था कि कंट्री की फाइनेंस की सिचुएशन बेहतर नहीं है और कंट्री को एज अ सिटीजन आपसे उम्मीदें हैं। जब एक पॉलिटिशियन इस इमोशनल तरीके से हमारे अंदर फियर क्रिएट कर सकता है तो वो इस फियर को अपना वेपन बनाकर कुछ भी कर सकता है। वहीं अगर हम एमएमटी की बात करें तो एमएमटी में हमें ये बताया गया है कि हमें अपने डेट को फिक्स नहीं करना चाहिए। डेट इकोनॉमी का एक इंटीग्रल पार्ट है, बल्कि हमें अपनी थिंकिंग को फिक्स करना चाहिए। जब गवर्नमेंट आपको नेशनल डेट के बारे में बताती है तो आप भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इसका फायदा उठाकर गवर्नमेंट आपको देने वाली कई फैसिलिटीज को कट कर देती है, चाहे वो आपको मिलने वाली सब्सिडी हो या फिर आपको मिलने वाला पेंशन या फिर आपको मिलने वाली सैलरी ही क्यों ना हो। और हमें ये लगने लग जाता है कि अब हम डेट में हैं, इसलिए हम अच्छी चीजें नहीं ले सकते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम डेट में हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम चीजों को एंजॉय ना करें। मोस्टली गवर्नमेंट यही चाहती है कि सिटीजन्स कुछ चीजों को एंजॉय ना करें और ना ही गवर्नमेंट से चीजों की डिमांड ही करें। एक्स यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने फार्गो नॉर्थ डकोटा में दी गई कैंपेनिंग स्पीच में कहा था कि यूएसए पूरी तरह से बैंक ऑफ चाइना के क्रेडिट कार्ड पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से यूएसए पर ट्रिलियन डॉलर का डेट आ गया है। ओबामा का इतना ही कहना था कि लोग एंग्शियस हो गए। जाहिर है कि जब आप घर या कार लेने के लिए डेट लेते हैं तो आप उस वक्त टेंशन में आ जाते हैं कि आप अपने डेट को कैसे रीपे करेंगे और किस तरह से ईएमआई को पे करेंगे। आपको हर वक्त इसी की टेंशन रहती है। वहीं जब कंट्री पर डेट की बात आ जाए, वो भी ऐसी कंट्री से डेट लेने की बात हो जिसे आप एनिमी की तरह लेते हो, उस कंट्री की डेट आप पर हो तो ये आपके लिए काफी है कि आप एंग्शियस हो जाएं और टेंशन में आ जाएं। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, स्पेशली बात जब इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर की हो। लेकिन एज अ सिटीजन आपको अगर ये मालूम हो कि अपने बिल्स की पेमेंट करने के लिए आपको दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट होना पड़ता है तो आपको डेफिनेटली कंसर्न महसूस होगा। कहीं ना कहीं इस डेट की वजह से चाइना के पास यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं और 2019 की रिपोर्ट्स की माने तो चाइना ने 1.1 ट्रिलियन का यूएस ट्रेजरीज का बॉन्ड अपने पास होल्ड किया हुआ है। ये डेट ट्रेडिंग से ही शुरू होता है। चाइना ये डिसाइड करती है कि वो अपने यहाँ प्रोड्यूस होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स को बाहर की कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए में सेल करेगी और यूएसए भी यही करता है। जो अपने यहाँ प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट्स होते हैं उसे बाहर की कंट्रीज में सेल करता है। लेकिन अगर चाइना से कंपैरिजन करें तो यूएसए कम एक्सपोर्ट करता है। अगर हम 2018 की रिपोर्ट्स की माने तो यूएसए ने 120 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स चाइना में एक्सपोर्ट किए, वहीं चाइना ने 540 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट यूएसए में किया। यानी चाइना ने 420 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स सरप्लस में यूएसए को एक्सपोर्ट किए और यहीं पर यूएसए ट्रेड डेफिसिट में आ जाता है। यूएस अपनी पेमेंट डॉलर में ही करता है और जो भी पेमेंट होती है वो चाइना के सेंट्रल बैंक में चला जाता है और चाइना के पास सरप्लस अमाउंट में डॉलर आता है और चाइना फिर उसी डॉलर का यूज करके इंटरनेशनल मार्केट्स में दूसरे प्रोडक्ट्स को खरीदता है और चाइना ने उसी सरप्लस डॉलर से यूएस ट्रेजरीज के बॉन्ड भी खरीद लिए। ऑथर कहती हैं कि ओबामा ने लोगों को ये नहीं बताया कि डॉलर यूएसए ही प्रोड्यूस करता है और चाइना से यूएसए ने कुछ भी उधार नहीं लिया, बल्कि चाइना को डॉलर सप्लाई किया है और चाइना ने उस डॉलर का यूज बॉन्ड को खरीदने में लगा दिया। ओबामा ने नेशनल क्रेडिट कार्ड जैसे वर्ड्स का यूज करके लोगों के इमोशन से खेला, जबकि सही मायने में कोई नेशनल डेट है ही नहीं। देखा जाए तो चाइना यूएस ट्रेजरीज को होल्ड करने वाला सबसे बड़ा फॉरेन होल्डर है और अगर इसकी टोटल परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखें तो चाइना ने लगभग 7% से भी कम यूएस ट्रेजरीज को होल्ड किया है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाइना के पास एडवांटेज है
और वो कभी भी अपनी होल्डिंग को बेच सकता है। और अगर चाइना ने अपनी होल्डिंग सेल कर दी तो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड के प्राइस बुरी तरह से गिर जाएंगे। वैसे चाइना भी नहीं चाहती है कि वो डॉलर जैसे एसेट्स को अपने हाथ से जाने दे। और यूएस एक तरह से उसका अच्छा बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि यूएस से उसे सरप्लस डॉलर मिल रहा है। तो यूएस से अपनी ट्रेड को खराब करके वो अपनी इकोनॉमी को खराब नहीं करना चाहता है। और अपने ट्रेड को बचाने के लिए चाइना को यूएस ट्रेजरीज को होल्ड करके रखना ही होगा। मेकिंग सेंस ऑफ द डॉलर के ऑथर मार्क चैंडलर का ये कहना है कि जून 2016 से नवंबर 2016 तक चाइना ने अपनी यूएस ट्रेजरीज होल्डिंग का 15% रिड्यूस किया था। और होल्डिंग पर जो भी यील्ड थी, यानी जो भी अर्न्ड इंटरेस्ट था, वो लगभग अनचेंज्ड था। यानी चाइना को यूएस ट्रेजरीज होल्डिंग से बहुत ज्यादा कमाई नहीं हुई है। वैसे चाइना यूएस जैसी कंट्री के साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे की जरूरत है। 2010 में ग्रीस ने अपनी मॉनेटरी सॉवरेंटी को खो दिया था और अपनी करेंसी ड्रैक्मा की जगह यूरो यूज करने लगा था। इससे ग्रीस गवर्नमेंट का जो भी डेट था वो रीडोमिनेट होकर यूरो में आ गया था। यानी अब ग्रीस को अपना डेट यूरो में क्लियर करना था। इससे नुकसान ग्रीस को ही हुआ, क्योंकि ग्रीस तो यूरो इशू करती ही नहीं है। यानी जिस भी कंट्री के ऊपर डेट है उसे अपने डेट को क्लियर करने के लिए अपनी ही करेंसी का यूज करना चाहिए, क्योंकि एक कंट्री अपनी करेंसी को खुद ही इशू कर सकती है और जरूरत पड़ने पर वो अपने मार्केट में ज्यादा करेंसी इशू करके प्रॉफिट अर्न कर सकती है। लेकिन फॉरेन की करेंसी को इशू ना कर पाने की वजह से कंट्री और ज्यादा लॉस में चली जाती है। यूएस जैसी कंट्री कभी भी नेशनल डेट में नहीं आ सकती है, क्योंकि यूएस खुद अपनी करेंसी को प्रिंट करती है और इशू भी करती है। और ग्रीस इतने डेट में इसलिए चला गया क्योंकि ग्रीस ने अपनी करेंसी को प्रिंट करने का पावर खो दिया। और जब आप अपनी करेंसी को प्रिंट करने का पावर खो देते हैं या अपनी करेंसी को इशू नहीं करते हैं तो आप डेट प्रॉब्लम में आ ही जाते हैं। इसलिए जो कंट्री इंटरनेशनल मार्केट्स में डेट या यूं कहें डेफिसिट पे करने में अपनी करेंसी का यूज करती है, वो कंट्री कभी भी नेशनल डेट में नहीं जा सकती है। इसलिए नेशनल डेट पूरी तरह से एक मिथ है। इसलिए अगर कोई पॉलिटिशियन ये कहे कि आपकी कंट्री डेट में है और आपकी कंट्री अपनी खुद की करेंसी इशू करती है, तो आप ये समझ जाइएगा कि आपका पॉलिटिशियन आपको डरा रहा है। इकोनॉमी को लेकर हमें कई सारे मिथ्स बताए गए हैं, जैसे गवर्नमेंट का बजट घर के बजट जैसा ही होता है और हमारी कंट्री पर काफी ज्यादा लोन है जो उसे चुकाना है। ये सब मिथ्स बेसिकली मैस कंजम्पशन के लिए बने होते हैं, क्योंकि हर किसी को इकोनॉमी की डीप नॉलेज नहीं होती है और इन मिथ्स को बताकर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी की जाती है। इन मिथ्स को इस तरह से हमारे सामने रखा जाता है जिसे सुनकर हम एंग्शियस हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। इन मिथ्स को ऐसे दिखाया जाता है जिससे कि ये न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर के लिए सेंसेशनल न्यूज बने। ऑथर कहती है कि क्राउडिंग मिथ के अकॉर्डिंग फिस्कल डेफिसिट्स गैप पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बोरोइंग की जरूरत होती है और गवर्नमेंट बोरोइंग के लिए कई सारे लोग आ जाते हैं जिन्हें गवर्नमेंट से फंडिंग चाहिए होती है। देखा जाए तो हर किसी के पास लिमिटेड सेविंग है और इसी वजह से बोरोइंग की कॉस्ट हाई होती जाती है। कई प्राइवेट बिजनेस को फंड नहीं मिल पाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मोस्टली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फेल होने की वजह से फ्यूचर में कम फैक्ट्रीज और मशीनरी अवेलेबल रहती हैं और जब कम फैक्ट्रीज और मशीनरी अवेलेबल रहती हैं तो कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स भी कम हो जाते हैं और इस वजह से कम प्रोडक्टिव वर्कफोर्स और स्लो वेज ग्रोथ होती है और फिर बाद में यही चीज इकोनॉमी को भी स्लो कर देती है। क्राउडिंग मिथ ये डिपिक्ट करती है कि कंट्री की प्रोग्रेस में गवर्नमेंट डेफिसिट एक विलन का रोल प्ले करती है। यानी अगर गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी या प्लान में किसी भी तरह का डेफिसिट आया तो इसका मतलब यही हुआ कि कंट्री की इकोनॉमी खराब होती जा रही है। इकोनॉमी में सेविंग्स को एक ब्लेसिंग की तरह लिया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट अपनी सेविंग के थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फंड करती है और जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी भी प्रॉस्पेरस होती जाती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास खुद की सेविंग ही नहीं होगी, गवर्नमेंट अगर फंड डेफिसिट में होगी तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फंडिंग कर नहीं पाएगी, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे और स्टैब्लिश ना होने पर कंट्री की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। यानी ओवरऑल गवर्नमेंट डेफिसिट की वजह से हमारी इकोनॉमी हैम्पर हो सकती है, यानी हमारी इकोनॉमी खराब हो सकती है।
फिस्कल डेफिसिट्स और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को टेंशन ही समझा जाता है, और फिस्कल डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बोरोइंग की हेल्प ली जाती है ताकि प्राइवेट इंडस्ट्री सेटल हो सके और इकोनॉमी में अपना एक वाइटल कंट्रीब्यूशन दे। जो गवर्नमेंट के लिए रेड इंक होती है वो हमारे लिए ब्लैक इंक होती है। यानी अगर गवर्नमेंट हमें कोई चीज एक्सपोर्ट कर रही है तो हमारे नजरिए से वही चीज हमें इंपोर्ट हो रही है। गवर्नमेंट उसे एक्सपोर्ट कहेगी और हम उसे इंपोर्ट कहेंगे। गवर्नमेंट का जो डेफिसिट होता है वो एक्चुअल में हमारा सरप्लस होता है और गवर्नमेंट ये कहती है कि हम सब डेफिसिट में हैं। एक्चुअली हम सब डेफिसिट में नहीं होते, सिर्फ गवर्नमेंट होती है डेफिसिट में। एज अ सिटीजन हम सब सरप्लस में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी हमें 100 रुपए में पहुंचाई और गवर्नमेंट ने उस 100 रुपए के बदले में हमसे 90 रुपए टैक्स में लिए, तो गवर्नमेंट 10 रुपए के डेफिसिट में हुई और हम 10 रुपए के सरप्लस में हुए। एक्चुअल में फिस्कल डेफिसिट्स का यही कॉन्सेप्ट होता है, गवर्नमेंट का लॉस हमारा फायदा। ऑथर कहती है कि फाइनेंशियल आउटफ्लो को फाइनेंशियल इनफ्लो बनना पड़ता है। इनफ्लो को आउटफ्लो के स्टॉक्स का एसेट्स बनाना होता है और आउटफ्लो को इनफ्लो के स्टॉक्स को एसेट्स बनाना होता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक बाथ टब है और उस बाथ टब में आप पानी भर रहे हैं। जिस स्पीड से नल से आप पानी भर रहे हैं और उसी स्पीड से टब में से पानी भी बाहर निकल रहा है। यानी पानी भरने की स्पीड और पानी बाहर निकलने की स्पीड अगर सेम है तो आप कभी भी अपना टब भर नहीं पाएंगे। अगर आपको टब को भरना है तो आपको वाटर टैप की स्पीड को बढ़ाना होगा और पानी निकलने की स्पीड को कम करना होगा। गवर्नमेंट भी यही कर रही है। गवर्नमेंट हमारे टब में 100 रुपए डाल रही है और उस टब से 90 रुपए निकाल रही है और हमारे पास उस टब में 10 रुपए ही बच रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट से हमारी सेविंग कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती ही है। अगर हर साल गवर्नमेंट इसी तरह हमारे टब में 10 रुपए डालती रहे तो धीरे धीरे यही 10 रुपए हमारी वेल्थ में जुड़ते जाएंगे और हमारी सेविंग बढ़ती जाएंगी। मनी मॉनेटरी थ्योरी यानी MMT हमसे कहती है कि हमें बजटरी आउटकम पर नहीं बल्कि इकोनॉमिक आउटकम पर फोकस करना चाहिए। और अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो फिस्कल डेफिसिट्स इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट से इकोनॉमी बैलेंस होती है। हालांकि हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो फिस्कल डेफिसिट्स हों वो ना ज्यादा हों और ना ही कम। ज्यादा स्पेंडिंग करना और ज्यादा टैक्स लगाना भी एक प्रॉब्लम है। इमेजिन करें कि बाथ टब से पानी बाहर निकलने का रास्ता ना हो और बाथ टब में पानी भरता ही जा रहा हो और फिर एक ऐसा टाइम आए जहां पर बाथ टब में ओवरफ्लो होने की वजह से पानी बाहर निकलता चला जाए। इसी तरह अगर आप स्पेंडिंग ही करते जाएंगे और टैक्स नहीं भरेंगे तो इससे इकोनॉमी ओवरहीट हो जाएगी और महंगाई हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए सही डेफिसिट वही है जिसमें इकोनॉमी बैलेंस तरीके से चलती रहे। 1998 से 2001 तक क्लिंटन सरप्लस को लागू किया गया था। इसमें गवर्नमेंट 90 रुपए स्पेंड करके पब्लिक से 100 रुपए टैक्स ले रही थी। 1998 से पहले गवर्नमेंट काफी ज्यादा डेफिसिट में आ चुकी थी और इस डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए ही क्लिंटन सरप्लस का यूज करके फिस्कल डेफिसिट्स को फिस्कल सरप्लस बनाया गया। यानी जो गवर्नमेंट की ब्लैक इंक थी वो रेड इंक बन गई थी। क्लिंटन सरप्लस की वजह से पब्लिक के टब में या बकेट में जो भी सेव हो रहा था वो सब स्पेंड हो जा रहा था और जो क्राउडिंग मिथ था कि फिस्कल डेफिसिट से हमारी सेविंग कम होती है वो मिथ बर्स्ट हो गया था। फिस्कल डेफिसिट से नहीं बल्कि फिस्कल सरप्लस से हमारी जेबों पर असर पड़ रहा था और हमारी सेविंग में कमी हो रही थी। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट आपको ये नहीं बताते हैं और जब भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं तो वो आपको हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन यानी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट के करंट फाइनेंशियल बैलेंस के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है ये आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बताते हैं। पॉलिटिशियंस और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको टेरराइज करते हैं और आपको एक ह्यूज डेफिसिट नंबर बता देते हैं। आपको ये बता दिया जाता है कि गवर्नमेंट $1 बिलियन के फिस्कल डेफिसिट्स में है, क्योंकि आपको इकोनॉमी की इतनी नॉलेज तो होती नहीं है। और जब आप इतना ह्यूज नंबर सुनते हैं तो आपके माइंड में यही होता है कि जरूर गवर्नमेंट को लॉस हुआ होगा और गवर्नमेंट को लॉस हुआ होगा इसका मतलब आपको भी लॉस हुआ ही होगा। एक्सपर्ट्स आपसे ये बात कभी नहीं शेयर करते हैं कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल बैलेंस से आपको क्या फायदा मिल रहा है। मनी मॉनेटरी पॉलिसी ये एक्सप्लेन करती है कि गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक्स में रिजर्व बैलेंस को क्रेडिट करके ही स्पेंडिंग करती है और प्राइवेट बैंक के रिजर्व बैलेंस को सिटीजन्स ही भरते हैं जब वो गवर्नमेंट से मिली पेमेंट अपने प्राइवेट बैंक में जमा करते हैं।
इसे इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको 100 रुपए दिए और आपने उस 100 रुपए को अपने किसी प्राइवेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, और वही प्राइवेट बैंक आपके 100 रुपए को गवर्नमेंट को दे देता है ताकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर सके। आपको ये पता ही नहीं चलता है कि गवर्नमेंट आप पर टैक्स लगाकर अपने दिए गए 100 रुपए को वापस ले लेती है। ऑथर आगे कहती हैं कि यूएस गवर्नमेंट कभी कभी अपने फिस्कल डेफिसिट्स को कवर करने के लिए अपने ही गवर्नमेंट बॉन्ड को प्राइवेट मार्केट में बेच देती है। ट्रेजरीज डिपार्टमेंट उतनी ही क्वांटिटी में बॉन्ड सेल करती है जितना कि फिस्कल डेफिसिट्स कवर करने में काम आए। यानी अगर $1 बिलियन से फिस्कल डेफिसिट्स कम होगा तो गवर्नमेंट $1 बिलियन के ही बॉन्ड सेल करती है, और ये ट्रेजरीज ऑफिशियल्स ही डिसाइड करते हैं कि कितने बॉन्ड सेल करने हैं और बॉन्ड सेलिंग ऑक्शन में कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे। ट्रेजरीज ऑफिशियल ही ऑक्शन की डेट भी डिसाइड करते हैं और सिक्योरिटीज की फेस वैल्यू भी ऑफिशियल्स ही डिसाइड करते हैं। बॉन्ड सेल करके ये इल्यूजन इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी को स्मूथली रन करने के लिए और फाइनेंस को संभालने के लिए सेवर की जरूरत पड़ गई है, या गवर्नमेंट को प्राइवेट लेंडर से बोरो करने की जरूरत पड़ गई है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जो भी कंट्री करेंसी इश्यूअर होती है उसे कभी भी किसी से अपनी ही करेंसी में पैसे बोरो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर बोरो करने की जरूरत भी पड़ गई तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर मिलने वाले इंटरेस्ट के थ्रू ले सकती है। हालांकि कुछ इन्वेस्टर्स बॉन्ड पर हाई इंटरेस्ट की डिमांड करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा इंटरेस्ट रेट लो ही रखती है। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि गवर्नमेंट डेफिसिट से इकोनॉमी की ग्रोथ रुकती नहीं है। इसे बेसिकली एक मिथ बना दिया गया है, और ये भी एक मिथ है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से मनी बोरो कर रही है। गवर्नमेंट को बोरो करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली उस गवर्नमेंट को जो खुद अपनी करेंसी इशू कर रही है। गवर्नमेंट को जब भी फिस्कल डेफिसिट्स होते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि हमारी सेविंग बढ़ रही है, और ऐसे में गवर्नमेंट आपको अपने फिस्कल डेफिसिट्स को लेकर कंसर्न दिखाई देंगी। वहीं जब फिस्कल सरप्लस होता है तो इसका ये मतलब होता है कि हमारी सेविंग कम होती जा रही है। इसलिए गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट्स एक मिथ है। 2015 के अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि मेक्सिको, चाइना और जापान जैसी कंट्रीज यूएसए से आगे जा रही हैं, और ट्रंप ने सिटीजन से यह वादा किया था कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गए तो वो यूएसए को इन कंट्रीज से काफी आगे लेकर जाएंगे। और यही ट्रंप की इलेक्शन कैंपेनिंग की थीम बन गई थी कि यूएसए जैसी कंट्री चाइना और जापान जैसी कंट्रीज से ट्रेड वॉर हार रही हैं, और यूएसए को हर हाल में ये ट्रेड वॉर जीतना है। ट्रंप का ये कहना था कि चाइना और जापान जैसी कंट्रीज के कई प्रोडक्ट्स यहाँ पर ट्रेड होते रहते हैं, जिनकी वजह से उनकी इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है, और इन कंट्रीज के ज्यादा एक्सपोर्ट करने की वजह से ये यूएसए को ग्लोबल मार्केट में पीछे धकेल रही है। ट्रंप के इस मैसेज से लोगों ने खुद को काफी कनेक्ट किया, और लोग भी इसे एक वॉर की ही तरह लेने लग गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप को लेकर काफी ऑब्सेस्ड थे। ट्रंप का यही मानना था कि यूएसए बाकी ग्लोबल कंट्रीज के कंपैरिजन में ट्रेड डेफिसिट में है, और इसी गैप या इसी डेफिसिट की वजह से ही यूएसए ट्रेडिंग वॉर हार रहा है। इसके अलावा ट्रंप का यह भी मानना था कि यूएसए को मॉनेटरी लॉस भी काफी हो रहा है, और ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में भी कही थी कि हर साल यूएसए को 600 से लेकर $700 बिलियन का ट्रेड लॉस हो रहा है, और सिर्फ अकेले चाइना से ही यूएसए को $500 बिलियन का लॉस हो रहा है। इसके अलावा ट्रंप का ये भी कहना था कि जो फॉरेनर यहाँ पर पैसे कमाने आते हैं वो पैसे कमाकर यहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ से कमाए हुए पैसों को वो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर देते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये भी मानना था कि यूएसए जापान से कार की ट्रेडिंग करता है, और बदले में यूएसए जापान को वीट सप्लाई करता है। अगर इस चीज को ट्रेडिंग के लिहाज से देखा जाए तो इसे काफी खराब ट्रेड माना जाना चाहिए। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो हम कार के बदले उन्हें वीट यानी गेहूं दे रहे हैं। अगर इस चीज को हम इस तरह से देखेंगे कि किसी हाई वैल्यू चीज को अगर आप किसी लो वैल्यू चीज के साथ ट्रेड करें तो इसमें ज्यादा फायदा आपका ही होगा, सामने वाले का नहीं। तो अगर यूएसए कार के बदले जापान को वीट दे रहा है तो इसमें फायदा यूएसए का ही तो होगा। ऑथर कहती हैं कि इसी नजरिए से अगर आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम बेनिफिट्स को बढ़ा दें यानी इंपोर्ट्स को बढ़ा दें और कॉस्टिंग को कम कर दें यानी एक्सपोर्ट्स को कम कर दें तो एक कंट्री ट्रेड वॉर जीत सकती है। तो उस हिसाब से यूएसए ऑलरेडी 700 बिलियन डेफिसिट में है। यानी ट्रंप के अकॉर्डिंग
यूएसए ने $700 बिलियन का इंपोर्ट किया है, तो इसका मतलब यही हुआ कि यूएसए ऑलरेडी ट्रेड वॉर जीत चुका है। और इसका मतलब यही हुआ कि ट्रंप का स्टेटमेंट गलत था। ट्रंप ने गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक को दी और पब्लिक को यह लगने भी लगा कि सारी कंट्रीज ट्रेड वॉर में यूएसए के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं और इस ट्रेड डेफिसिट की वजह से अमेरिकन की जॉब भी चली जाएगी। जिस तरह से यूएसए में काम करने वाले वर्कर्स अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी जॉब पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक उसी तरह चाइना और जापान के भी वर्कर्स अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी जॉब पर डिपेंडेंट रहते हैं। और अगर किसी वजह से वो जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या वो जिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए तो उनकी भी जॉब पर खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए आपने कई सारे पॉलिटिशियंस को ये कहते हुए सुना होगा कि यूएसए में मैन्युफैक्चर होने वाले प्रोडक्ट खरीदो। फोर्ड और एप्पल जैसी कंपनियों पर प्रेशर बनाया जाता है कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज को अमेरिका में ही स्टैब्लिश करें ताकि यहाँ के लोगों को ज्यादा जॉब मिल सके। जब एक अमेरिकन बाहर के प्रोडक्ट को खरीदता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने के बाद उस प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे उस प्रोडक्ट के लिए काम करने वाले वर्कर्स की कमाई भी चलती रहती है और उनके जॉब पर कोई भी खतरा नहीं आता है। 2016 में ट्रंप माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर काफी हार्श थे और डेफिसिट ट्रेड को लेकर उनका जो डर था उसने कई लोगों के मन में भी ये बात डाल दी थी कि ट्रंप का कंसर्न सही है। अगर ट्रेड में डेफिसिट आ गया तो अमेरिकन अपनी जॉब खो देंगे और बाहरी कंपनीज यहाँ आकर अपना ऑफिस खोल लेंगी और जो कंट्री यहाँ आकर अपना ऑफिस खोलेगी वो अपने यहाँ के सिटीजन्स को ही जॉब देगी और वो सिटीजन यहाँ से पैसे कमाकर अपनी कंट्री में लेकर चले जाएंगे। यानी एक तरह से यूएसए की इकोनॉमी इन्वेड हो जाएगी। इस डर ने ट्रंप को काफी फायदा पहुंचाया और अपनी कैंपेनिंग में ट्रंप ने स्लोगन दिया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, विन एट ट्रेड एंड ब्रिंग जॉब्स होम। वहीं हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप के स्लोगन को काउंटर करते हुए अपना स्लोगन दिया कि अमेरिका इज ऑलरेडी ग्रेट। 2016 का इलेक्शन जीतने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर टिके रहे कि यूएसए ट्रेड के कंपटीशन में काफी पीछे है और ट्रंप के इस कंसर्न को बाद में कई ओपोनेंट्स ने भी सही ठहराया था। सेनेटर बर्नी सैंडर्स का ये कहना था कि चाइना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चाइना हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड कॉम्पिटिटर है और यूएसए को ट्रेड में सबसे आगे ले जाने के लिए वो व्हाइट हाउस में ट्रेड पॉलिसी को लेकर डिस्कशन करेंगे। सच्चाई तो यही है कि ट्रेड डेफिसिट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर आप डर महसूस करें। ट्रेड डेफिसिट से आपकी जॉब को कोई भी खतरा नहीं है। स्पेशली यूएसए जैसी कंट्री में ट्रेड डेफिसिट को लेकर किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। जब तक गवर्नमेंट अपनी फिस्कल कैपेसिटी का यूज करके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, तब तक किसी भी अमेरिकन को ट्रेड वॉर से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रेड वॉर पर फोकस करने से बेहतर है कि हमें ऐसा न्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर बनाना चाहिए जहां पर कोई भी कॉर्पोरेशन चीप लेबर को किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट ना कर सके, जहां पर रूल्स और रेगुलेशंस अच्छे और प्रॉपर तरीके से फॉलो किए जा सकें। ऑथर कहती हैं कि ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने के लिए हमें थर्ड बकेट मेथड को फॉलो करना होगा। थर्ड बकेट मेथड में पहली बकेट यूएस गवर्नमेंट फाइनेंशियल बैलेंस की होगी, दूसरी बकेट यूएस प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल बैलेंस की होगी और तीसरी बकेट फॉरेन सेक्टर फाइनेंशियल बैलेंस की होगी। इस 3 बकेट मेथड में ना तो तीनों बकेट सरप्लस में होंगी और ना ही तीनों बकेट डेफिसिट में ही होंगी। अगर एक बकेट रेड इंक होगी तो दूसरी ब्लैक इंक होगी। अगर एक बकेट से पेमेंट निकल रही है तो उतनी ही इक्वल पेमेंट को दूसरी बकेट में जाना होगा। यानी अगर यूएस गवर्नमेंट फाइनेंशियल बैलेंस से पेमेंट निकल रही है तो वो या तो यूएस प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल बैलेंस में जाए या फिर फॉरेन सेक्टर फाइनेंशियल बैलेंस में जाए। यानी अगर यूएस गवर्नमेंट $1 बिलियन की पेमेंट कर रही है तो $1 बिलियन की पेमेंट यूएस प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन सेक्टर फाइनेंशियल बैलेंस में जानी ही चाहिए। और अगर अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो एंड में तीनों ही बकेट्स का सम हमेशा 0 ही होना चाहिए। अगर किसी भी बकेट में सरप्लस अमाउंट रहा या फिर डेफिसिट रहा तो ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा। रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो तीनों ही बकेट्स में डॉलर रेगुलर फ्लो करता रहता है। अगर यूएस गवर्नमेंट कैटरपिलर इंक कंपनी से बुलडोजर खरीद रही है तो बुलडोजर खरीदने के लिए पेमेंट कैटरपिलर कंपनी को जा रही है, यानी गवर्नमेंट पेमेंट प्राइवेट सेक्टर को कर रही है। ज्यादातर अमेरिकन और यूएस बिजनेसमैन को फेडरल टैक्स यूएस गवर्नमेंट को देना होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर के बकेट से यूएस गवर्नमेंट कुछ डॉलर्स वापस ले लेती है। इसे इस एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट 100 रुपए स्पेंड कर रही है और आपसे 90 रुपए टैक्स में ले रही है, यानी 10 रुपए सरप्लस में प्राइवेट बकेट में छोड़ रही है।
और जो 10 रुपए सरप्लस में है उसमें से आपने 5 रुपए फॉरेन सर्विस और गुड्स को खरीदने में लगा दिए, यानी अब फॉरेन बकेट में 5 रुपए आ गए। और उस 5 रुपए में 3 रुपए फॉरेनर ने यूएस प्रोडक्ट्स को खरीदने में लगा दिए, यानी इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट्स किया। और अब फॉरेन बकेट में सिर्फ 2 रुपए ही सरप्लस बचे, यानी यूएस गवर्नमेंट को जब 90 रुपए वापस मिले तो यूएस गवर्नमेंट की बकेट 10 रुपए के डेफिसिट में थी और प्राइवेट सेक्टर बकेट 10 रुपए के सरप्लस में। सिंस गवर्नमेंट खुद ही अपनी करेंसी प्रिंट करती है तो उसे इस डेफिसिट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और इस तरह से ट्रेड में इम्बैलेंस भी बन जाता है। ये एक मिथ बना दिया गया है कि ट्रेड डेफिसिट होने से आप बाकी कंट्री से ट्रेड वॉर हार जाओगे और आप अपनी जॉब फॉरेन कंट्री के हाथों खो दोगे, जबकि इसकी रियलिटी यही है कि ट्रेड डेफिसिट नहीं होता है बल्कि सरप्लस ही होता है। अगर आप कार के बदले वीट सप्लाई कर रहे हैं तो आप फायदे में ही हैं। इसलिए इस ट्रेड डेफिसिट के मिथ को अपने माइंड से निकाल दें। हमें अक्सर ये बताया जाता था कि कॉस्ट ऑफ एंटाइटलमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और हेल्थ इंश्योरेंस पर जो भी एक्सपेंसेस गवर्नमेंट कर रही है वो एक दिन गवर्नमेंट बजट पर भारी पड़ेंगे। गवर्नमेंट शायद फ्यूचर में इन एक्सपेंसेस को उठा ही ना पाए। आज नहीं तो कल ये एंटाइटलमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से ज्यादा कॉस्टली हो जाएंगे और ये फ्यूचर में कॉस्टली ना हो और सभी लोग इसे अफोर्ड कर सकें, इसलिए सभी सिटीजन को ज्यादा एक्सपेंस करने से बचना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे लाने की जरूरत है। जितना ज्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा उतना ज्यादा पैसा गवर्नमेंट सिटीजन्स के एंटाइटलमेंट पर लगाएगी। देखा जाए तो दोनों ही परसेप्शन गलत है। जितने भी एंटाइटलमेंट प्रोग्राम होते हैं वो पूरी तरह से गवर्नमेंट से फंडेड होते हैं। हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर ये एंटाइटलमेंट होता क्या है। एंटाइटलमेंट प्रोग्राम एक तरह का स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसे गवर्नमेंट रन करती है और इस प्रोग्राम में बूढ़े, डिफरेंशियली एबल्ड और पुअर लोगों की हेल्प गवर्नमेंट करती है। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी नंबर, हेल्थ और इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और अगर इस प्रोग्राम के लिए आपका क्राइटेरिया मैच होता है तो आप इस एंटाइटलमेंट प्रोग्राम के लिए खुद को एनरोल करा सकते हैं। एंटाइटलमेंट एक ऐसा प्रोग्राम जो आपका राइट है और अगर आप यूएस सिटीजन हैं तो ये राइट आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ये एक ऐसा राइट है जिसके लिए यूएस गवर्नमेंट को ही पे करना होता है। ऑथर कहती हैं कि एंटाइटलमेंट प्रोग्राम कभी ना कभी हमारी हेल्प जरूर करते हैं। रिटायरमेंट होने के बाद हर अमेरिकन एंटाइटलमेंट प्रोग्राम से मिलने वाली सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के बेनिफिट्स उठाता है। इन केस आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो सोशल सिक्योरिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। एक रिपोर्ट की माने तो 2018 में नियरली 10 मिलियन डिसेबल्ड अमेरिकन ने सोशल सिक्योरिटी के तहत बेनिफिट्स उठाए थे। सोशल सिक्योरिटी उनके लिए काफी हेल्पफुल होती है जिनके पेरेंट्स या रिलेटिव्स की डेथ जॉब करने के दौरान हो जाती है। सोशल सिक्योरिटी में एंटाइटल्ड होने की वजह से फैमिली के लॉस को कवर करने के लिए हर मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट का चेक आता रहता है। हम सबको इस तरह के एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम की जरूरत होती है। एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका में हर 10 में से 6 लोग 20 से 26 साल की उम्र में 1 साल पॉवर्टी में गुजारते हैं। ऐसे में एंटाइटलमेंट प्रोग्राम गरीबी के दौरान खर्चे को मैनेज करने में मदद करता है। एंटाइटलमेंट प्रोग्राम को रिसीव करने का ये मतलब नहीं है कि आप मॉरली कमजोर हैं, बल्कि इसे रिसीव करना आपका हक है। अमेरिका में ऐसे कई लोग हैं जो अपने खर्चों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में उनके लिए एंटाइटलमेंट प्रोग्राम एक ब्लेसिंग्स की तरह ही होता है। अच्छी मेडिकल सर्विसेज और बुढ़ापे में फाइनेंशियल सपोर्ट अमेरिका का हर एक सिटीजन डिजर्व करता है। लेकिन हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि यूएसए का जो एंटाइटलमेंट प्रोग्राम है जिसमें सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, उस पर अब लोग सवालिया निशान उठाने लगे हैं। ये सवालिया निशान ऐसे लोग उठा रहे हैं जो वेल्थी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस एंटाइटलमेंट प्रोग्राम के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, जबकि इस प्रोग्राम से उन्हें कोई खास फायदा नहीं होता। कुछ लोग इस प्रोग्राम को इस नजर से देखते हैं कि इसमें अमीरों से पैसे लेकर गरीबों को बांट दिया जाता है। ऑथर कहती हैं कि ये एक ऐसी डिबेट है जो डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है और जैसे जैसे ये बढ़ती जा रही है ये और भी बदतर होती जा रही है। एंटाइटलमेंट प्रोग्राम को लेकर इस तरह के वर्बल अटैक से ये पता चलता है कि लोग कितने मिस इन्फॉर्म्ड हैं। उन्हें एंटाइटलमेंट प्रोग्राम के बारे में सही से मालूम ही नहीं है। लेकिन मनी मॉनेटरी थ्योरी यानी MMT हमें ये बताती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए
हमें किसी ग्रुप पर या किसी सोसाइटी के किसी सेक्शन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए और ना ही फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए किसी कम्युनिटी या सेक्शन को ब्लेम ही करना चाहिए। अगर हम सोशल सिक्योरिटी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे अंदर जो भी इसको लेकर डेफिसिट मिथ हैं वो दूर हो जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी यूएस गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला प्लान है और इस प्लान से हर साल लाखों लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं। गवर्नमेंट हर साल लाखों लोगों को इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सोशल सिक्योरिटी यूएसए की सबसे बड़े चाइल्ड सपोर्ट प्रोग्राम में से एक है। इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम को चाहे कितने लोग बुरा कहें, ये यूएसए का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोग्राम है। सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम को सबसे पहले रूजवेल्ट ने 1935 में शुरू किया था। इस प्रोग्राम को शुरू करने का यही मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया जाए और फिर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935 अपने एग्जिस्टेंस में आया। इसका नाम सोशल सिक्योरिटी इसलिए रखा गया ताकि लोगों को जॉब्स, हेल्थ और पैसे को लेकर सिक्योरिटी मिल सके और उन्हें इन बेसिक नीड्स को लेकर परेशान ना होना पड़े। रूजवेल्ट को यह मालूम था कि सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम को लोग अपोज जरूर करेंगे और उस वक्त अपोजिशन में बैठी पार्टी ने इसका अपोज किया भी था। रूजवेल्ट ने इस प्रोग्राम को लेकर फंडामेंटल मिस्टेक कर दी थी और उस मिस्टेक की वजह से ये प्रोग्राम रिस्क पर आ गया था और फिर लोगों के अंदर इस प्रोग्राम को लेकर एक डेफिसिट मिथ क्रिएट होने लगा था। ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि इस प्रोग्राम के लिए सभी वर्किंग क्लास को मेहनत करनी होगी और अपनी इनकम का कुछ पोर्शन इस प्रोग्राम के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा और इसमें कंट्रीब्यूशन करने के बाद ही उन्हें इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स मिलेंगे। 1935 में ही सोशल सिक्योरिटी फंड क्रिएट किया गया था और एक डिसाइडेड अमाउंट उस फंड में रखा जाता था। जिस साल उस फंड में अमाउंट बच जाता था उसे उस साल यूएस ट्रेजरीज में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस चीज ने लोगों के बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग कर दिया कि सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट से पैसे नहीं बल्कि वर्किंग क्लास से पैसे लिए जा रहे हैं और उन्हीं के पैसों से सोशल सिक्योरिटी फंड को चलाया जा रहा है। हालांकि रूजवेल्ट ये चाहते थे कि लोगों को ये लगे कि सोशल सिक्योरिटी के लिए पब्लिक ही फंड दे रही है ताकि उन्हें ये फील हो कि वो खुद ही अपने प्रोग्राम को फंड करके अपने लिए बेनिफिट्स रिसीव कर रहे हैं। और अगर आप यूएस सिटीजन हैं और आप सोशल सिक्योरिटी एंटाइटलमेंट को रिसीव कर रहे हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी का जब भी चेक आता है तो उसके साथ पेरोल टैक्स डिडक्शन देने का भी एक नोटिस आता है ताकि आपको ये एहसास हो कि आप ही अपने सोशल सिक्योरिटी के लिए फंड दे रहे हैं, ताकि आपको ये भी एहसास हो कि आपके सोशल सिक्योरिटी को कोई भी पॉलिटिशियन कभी भी स्क्रैप नहीं कर पाएगा। 1939 में रूजवेल्ट ने इस प्रोग्राम के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी बना दिया था जिससे लोगों को और ज्यादा डाउट होने लगा था। इस प्रोग्राम के ट्रस्टीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में होने वाले एक्सपेंडिचर के बारे में कैलकुलेशन करें और फ्यूचर में भी होने वाले एक्सपेंडिचर का एजम्पशन करें कि सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में कितने एक्सपेंसेस होंगे। ऑथर कहती हैं कि रूजवेल्ट के बाद कई प्रेसिडेंट ऐसे थे जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में कुछ ना कुछ चेंजेस या एडिशंस किए। 1997 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर को फंड करने की कोशिश की थी, लेकिन उसी दौरान बिल क्लिंटन पर इम्पीचमेंट इंक्वायरी बैठ गई थी। 2013 में प्रेसिडेंट ओबामा ने भी सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में बेनिफिट्स कट करने का प्रपोजल रखा था। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई चाहे तो अपने सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स को कट कर सकता है और इसे सीपीआई प्रोग्राम नाम दिया गया। कुछ लोगों की ये भी डिमांड थी कि सोशल सिक्योरिटी के लिए रिटायरमेंट एज को बढ़ाना चाहिए। हालांकि इससे पहले 1980 में सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए रिटायरमेंट एज 65 से 70 तक कर दी गई थी, लेकिन एज बढ़ने के साथ इसमें 6 से 7% तक बेनिफिट्स भी कट किए जाने लगे थे। कुछ लॉ मेकर्स का ऐसा भी मानना था कि बिल गेट्स, ओपरा विनफ्री जैसे लोगों को सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए क्योंकि ये लोग ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड हैं और इन लोगों के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। वैसे इस बात पर अगर सोचा जाए तो लॉ मेकर्स की ये बात सही है। जो लोग बिलियनियर हैं उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम से हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम को यूनिवर्सल प्रोग्राम के तहत बनाया था ताकि इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स सभी ओल्ड सिटीजन ले सकें। इस सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम ने कई ऐसे ओल्ड सिटीजन्स की मदद की है जिनके पास बुढ़ापे में कमाई का कोई जरिया नहीं है और ना ही उनकी देखभाल करने के लिए कोई है। ऐसे में सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम ही उनके लिए एक सहारा है। हम परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं रहते हैं और हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ बेहतर हो
और हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिले और हर कोई रिटायरमेंट के बाद अच्छी लाइफ को जी सके, तो हमें सोशल सिक्योरिटी जैसे प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने से घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका फायदा हर एक अमेरिकन अपने बुढ़ापे में उठा सकेगा। और ये एक मिथ है कि सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल है और हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बल्कि सच तो ये है कि जब तक गवर्नमेंट इस सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम को फंड कर रही है, तब तक हम सब इस प्रोग्राम को अफोर्ड कर सकते हैं। और जब तक यूएसए के सिटीजन्स काम कर रहे हैं और जब तक यूएसए गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तब तक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में फंडिंग होती रहेगी और इसका फायदा हर एक अमेरिकन उठा पाएगा। देखा जाए तो डेफिसिट से एक नॉर्मल सिटीजन को ही ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन लोग इसे इग्नोर करते जा रहे हैं और इसी वजह से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिगड़ रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो 45 मिलियन अमेरिकन पर 1.6 ट्रिलियन का डेट है। इनकम और वेल्थ में काफी इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं। पिछले कुछ सालों में वर्कर्स के वेजेस में सिर्फ 3% इंक्रीज देखने को मिला है और हर 4 में 3 अमेरिकन का ये मानना है कि रिटायरमेंट के बाद वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। लगभग 87 मिलियन सिटीजन्स अनइंश्योर्ड हैं, यानी लोगों के लिए हेल्थ केयर सिस्टम भी काफी नहीं है। ऑथर कहती हैं कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पर अमेरिका की फेडरल बजटिंग बेहतर नहीं है और लोग गवर्नमेंट को कैश इश्यूअर की जगह कैश कॉन्स्ट्रेंट समझते हैं। यानी लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि 2008 के रिसेशन के बाद इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर हो रही है और तेजी से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रही है। 2020 की शुरुआत में एम्प्लॉयमेंट रेट 3.7 था। हालांकि रिसेशन से पहले ये रेट लगभग 10 के आसपास था। रिसेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट में सुधार तो आया है, लेकिन लो पेड एम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गया है और इसी वजह से लोग अपने खर्चे को पूरा करने के लिए एक साथ कई सारी जॉब्स भी कर रहे हैं। 40% अमेरिकन ऐसे हैं जिनके पास इमरजेंसी पड़ने पर $400 भी नहीं होंगे। यानी अगर इमरजेंसी आ गई तो उनके लिए $400 का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रही है, लेकिन ऑथर की माने तो अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो लोग मल्टीपल जॉब्स क्यों कर रहे हैं? हमने जॉब क्वांटिटी कैसे भी करके बढ़ा ली है, लेकिन अभी भी जॉब क्वालिटी में हम काफी पीछे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फूड सर्विस सेक्टर में 2 मिलियन जॉब्स ऐड हुई हैं, जिसमें 1.2 मिलियन फूड सर्विस सेक्टर में ही हुई हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के इकोनॉमिक न्यूज रिलीज के अकॉर्डिंग रिटेल वर्कर्स की मीडियन एवरेज सैलरी $28,310 है और अगर फूड सर्विस सेक्टर के एम्प्लॉय की सैलरी इससे कंपेयर करें तो ये काफी कम है। फूड सर्विस सेक्टर के एम्प्लॉय की मीडियन एवरेज सैलरी $20,000 है। 2008 के बाद से 1/3 जॉब ऐसी है जहां पर एनुअल सैलरी $50,000 से भी कम है। हालांकि कुछ इसके जियोग्राफिकल रीजन भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जॉब क्वालिटी में इस तरह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। 1991 के दौरान जब रिसेशन आया था, तब उससे पहले रूरल मार्केट और स्मॉल टाउन में जॉब रेट का क्रिएशन हाईएस्ट था। रूरल मार्केट और स्मॉल टाउन की जॉब ने उस दौरान इकोनॉमी को काफी बूस्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे रूरल मार्केट में भी जॉब अपॉर्चुनिटी और क्वालिटी दोनों ही कम होने लगी थी। हालांकि कुछ ऐसे भी अर्बन सिटीज हैं जैसे न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस वगैरह, जहां पर जॉब क्रिएशन रेट बाकी अर्बन सिटीज के कंपैरिजन में काफी अच्छा था। मॉडर्न यूएस इकोनॉमी में ये एक तरह से क्रुएल्टी है कि लोगों को बेहतर जॉब और लाइवलीहुड के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है और जब एक इंसान अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाता है तो उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और ये उसके लिए काफी डिफिकल्ट और रिस्की हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जब एक इंसान अपनी अर्निंग के लिए एक ऐसी जॉब करता है जो वो करना ही नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी में करता है। और कभी कभी एक इंसान को ऐसी भी जॉब करनी होती है जो उसके स्किल्स को जस्टिफाई नहीं करती। उसे लगता है कि उसके स्किल्स का सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जॉब वो करता जाता है। इस बात को समझाने के लिए ऑथर हमें लीजा कैसिनो शूट्स का एग्जाम्पल देते हुए बताती हैं कि लीजा अपने 2 बच्चों के साथ रहती हैं। एक ऐसा टाइम था जब उसकी सैलरी 6 फिगर में थी, लेकिन जब 2008 का रिसेशन आया तब लीजा की भी जॉब चली गई थी और फिर उसके बाद लीजा को स्पोर्ट्स मेडिकल फैसिलिटी पर जॉब मिल गई, जहां उसे $15 प्रति घंटे के हिसाब से मिलने लगे। और फिर उसके बाद लीजा को अमेजॉन कस्टमर सर्विस में जॉब मिल गई थी। ऑथर कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट तो सबसे बड़ा कंसर्न है ही, इसके अलावा अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक ऐसा कंसर्न है जिससे कई लोग अफेक्टेड हैं।
राइटर एंड्रिया थॉम्सन की ग्रैंडमदर ने अपनी सारी जिंदगी कुकिंग का काम किया था और रिसेशन ने उनकी लाइफ पर भी असर डाला और अब वो एक लंच लेडी की जॉब करती हैं। यानी थॉम्सन की ग्रैंडमदर स्कूल में बच्चों को लंच सर्व करती हैं। आज प्रेजेंट डेट में वो डायबिटिक पेशेंट हैं और अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने 2018 में सर्वे किया था और इस सर्वे के अकॉर्डिंग हर 10 में से 6 अमेरिकन को ये लगता है कि वो शायद अपने मंथली एक्सपेंस को पूरा नहीं कर पाएगा और उनके लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो उनकी पर्सनल हेल्थ और उनकी फैमिली की सेफ्टी और सिक्योरिटी थी। वहीं 2017 के जर्नल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के सर्वे के अकॉर्डिंग हर 3 में से 1 वर्किंग अमेरिकन को ये लगता है कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं है। कुछ अमेरिकन ऐसे भी हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ओवरवेट हैं और उन्हें कई तरह की छोटी मोटी बीमारियां हैं और अपनी इस बीमारी को लेकर लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा ना होने की वजह से शायद वो अपनी इस बीमारियों का इलाज नहीं करा पाएंगे। इकोनॉमिस्ट सूजन केस और एंगस डीटन ने मिडिल एज्ड अमेरिकन की खराब हेल्थ को लेकर एक स्टडी किया और इस स्टडी के अकॉर्डिंग 1999 के बाद से कई सारे व्हाइट अमेरिकन की सुसाइड और ड्रग्स और अल्कोहलिज्म की वजह से डेथ हुई और सुसाइड और ड्रग्स कंज्यूम करने का प्राइमरीली रीजन यही था कि इन अमेरिकन में फाइनेंशियल एंजाइटी थी। यानी ये अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर काफी परेशान थे और उन्हें ये लगता था कि वो फ्यूचर में अपने मंथली एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऑथर कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकन सिटीजन ही ऐसा फेस कर रहे हैं, बल्कि कई यूरोपियन सिटीजन भी ऐसे हैं जिनका हाल अमेरिकन की तरह ही है। इकोनॉमिस्ट डेविड बेल और डेविड ब्लैंचफ्लावर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2008 के रिसेशन के बाद 25 यूरोपियन कंट्रीज में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत आने लगी थी। लोगों के वेजेस कम होने लगे थे। लेकिन अगर यूरोपियन कंट्रीज का कंपैरिजन यूएसए से किया जाए तो यूएसए की हालत ज्यादा खराब थी। यहाँ के वर्कर्स ज्यादा अंडरपेड थे। रिसेशन के बाद यूएसए ही एक ऐसी कंट्री बनी जिसने पेड लीव देना बंद कर दिया था और मैटरनिटी लीव्स के लिए भी पे करना बंद कर दिया था। ऑथर कहती हैं कि अच्छी जॉब्स का डेफिसिट तभी कम किया जा सकता है जब इकोनॉमी में पैसे फ्लो कर रहे हों। रिसेशन के बाद से यूएसए में अच्छी जॉब की कमी चल रही है और जब लोगों के पास अच्छी जॉब होती है तो लोग अच्छी तरह से खर्च भी करते हैं और रिसोर्सेज के लिए पे भी करते हैं। अगर एज अ कंट्री आप अच्छी जॉब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी इकोनॉमी को अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अच्छी जॉब ना होने की वजह से लोगों की बाइंग पावर भी वीक होती है। एक ऐसा भी टाइम था जब अमेरिकन को ये लगता था कि अपनी पढ़ाई पूरी करके उन्हें अच्छी डिग्री मिल जाएगी और उस अच्छी डिग्री के बदले उन्हें हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी। लेकिन करंट सिनारियो की अगर बात करें तो ऐसे लाखों अमेरिकन हैं जो अभी तक अपने स्टूडेंट लोन को पे कर रहे हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अमेरिका में अभी जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका रिटायरमेंट फंड का अगर मीडियन बैलेंस निकाला जाए तो ये आंकड़ा आपको 0 में मिलेगा। यानी ऐसे कई अमेरिकन हैं जो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन रिटायरमेंट फंड के नाम पर उनका बैलेंस अभी तक 0 ही है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो यूएसए में हेल्थ डेफिसिट भी चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर पर पैसे नहीं खर्च कर रही है। गवर्नमेंट बराबर हेल्थ केयर पर अपने पैसे खर्च कर रही है। अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो अमेरिका ने ही सबसे ज्यादा पैसे हेल्थ केयर पर खर्च किए हैं। एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका ने हेल्थ केयर पर $10,586 पर कैपिटा के हिसाब से खर्च किए हैं। यानी हर सिटीजन पर $10,586 अमेरिका खर्च कर रहा है और ये डेटा कनाडा और चाइना के पर कैपिटा हेल्थ फंड से डबल है। और ये फोरकास्ट भी किया जा रहा है कि अमेरिकन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 2040 तक काफी बढ़ जाएगी और अमेरिकन ज्यादा हेल्दी लाइफ जिएंगे। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आखिर यूएसए का हेल्थ केयर डेफिसिट में क्यों जा रहा है? अगर हम इसका रीजन देखें तो इसका रीजन यही है कि लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस में काफी डिक्लाइन आया है और इस डिक्लाइन की यही वजह है कि रिपब्लिकन पार्टी ने अफोर्डेबल केयर एक्ट को कमजोर कर दिया था, जिसकी वजह से इसमें कई सारे लूप होल्स आने लगे थे और यही रीजन है कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा रहे थे। इसी तरह हमें एजुकेशन डेफिसिट भी देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट अपने पैसे तो स्पेंड कर रही है लेकिन उसका फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे एक्ट्स में चेंजेस ला दिए हैं जिससे डायरेक्टली पब्लिक को कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा है। अगर गवर्नमेंट इन डेफिसिट को कम करना चाहती है तो ऐसी पॉलिसी या एक्ट बनाए जिससे जो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग करे उस स्पेंडिंग से पब्लिक को डायरेक्ट फायदा पहुंचे। 2009 के एंड तक रिसेशन खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी इकोनॉमी डिसऑर्डर में ही थी
ऑलमोस्ट अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन के 10% लेबर फोर्स के पास कोई भी जॉब नहीं थी और अफ्रीकन अमेरिकन यूथ में लगभग 50% लोगों के पास जॉब नहीं थी। फरवरी 2009 में रिसेशन को टैकल करने के लिए यूएसए कांग्रेस ने $787 बिलियन का पैकेज भी दिया था, लेकिन ये पैकेज भी फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर नहीं कर पाया था। ऑथर कहती हैं कि इकोनॉमिस्ट वॉरेन मॉसलर का ये मानना था कि यूएसए कांग्रेस इस फाइनेंशियल क्राइसिस को आसानी से खत्म कर सकती है अगर वो 3 स्टेप्स को फॉलो कर ले। पहला स्टेप ये था कि यूएसए गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट फंड बनाए जिसका इस्तेमाल लोगों को जॉब देने में किया जा सके। इससे फायदा ये होगा कि लोगों के अंदर गवर्नमेंट को लेकर कॉन्फिडेंस आएगा और उन्हें यकीन मिलेगा कि गवर्नमेंट उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए कंसर्न्ड है। दूसरा स्टेप ये था कि पेरोल टैक्स हॉलिडे को लागू किया जाए। इससे फायदा ये होगा कि सोशल सिक्योरिटी पेरोल टैक्स को 6.2% से कम करके 0% कर देगा और इससे ये भी फायदा होगा कि जो 150 मिलियन अमेरिकन हैं उनके पे में इंक्रीमेंट होगा और जो ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों साइड को पे कर रहे हैं उनके लिए पे रेज बढ़कर 12% पर पहुंच जाएगा। इस स्टेप से उन कंपनीज को फायदा होगा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहती हैं और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। तीसरा स्टेप ये था कि गवर्नमेंट $500 बिलियन की हेल्प करे और ये $500 बिलियन यूएसए के सभी 50 स्टेट्स में पर कैपिटा बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इस डिस्ट्रीब्यूशन से हजारों टीचर्स, फायर वर्कर्स और बाकी पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स मिल जाएंगे जिनकी जॉब्स गवर्नमेंट रेवेन्यू कम होने की वजह से चली गई थी। मनी मॉनेटरी थ्योरी को सही तरह से इंप्लीमेंट करने पर ये इकोनॉमी को बेहतर तरीके से आगे लेकर जा सकती है। मनी मॉनेटरी थ्योरी कोई रिलीजन नहीं है जिसे आप आंख बंद करके फॉलो करें। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि किस तरह से आज की मॉडर्न फिएट करेंसी को और आज की इकोनॉमी को काम करना चाहिए जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। मनी मॉनेटरी थ्योरी हमें ये भी क्लियर करती है कि किस तरह से हमें डेफिसिट मिथ में रखा गया और कई ऐसी रियलिटीज हैं जिन्हें हमसे छुपाया गया है। ऑथर आगे ये भी कहती हैं कि चेंजेस कभी टॉप से नहीं बल्कि बॉटम से करने पड़ते हैं। हमें सबसे पहले ऐसे सेक्शन पर काम करना होगा जो गरीब है या जिन्हें बेसिक चीजों को अफोर्ड करने में दिक्कत आ रही है। पहले उनकी कंडीशन को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें फाइनेंशियल स्टेबल बनाने के एफर्ट्स करने चाहिए। कोई भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है उसका एडवांटेज हमें सही से तभी मिल पाएगा जब हम मनी मॉनेटरी थ्योरी को सही से फॉलो करेंगे। मनी मॉनेटरी थ्योरी से हमें एक ही इश्यूज के कई सारे ऑल्टरनेटिव भी मिल जाते हैं और कई ऐसी पॉसिबिलिटीज भी मिल जाती हैं जो इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जरूरी होती हैं। ऑथर ये भी कहती हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हर गवर्नमेंट मनी मॉनेटरी थ्योरी को फॉलो ही करे, क्योंकि ये थ्योरी किसी प्री पैकेज पॉलिसीज के साथ नहीं आती हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा कि इकोनॉमी में एक्चुअल बैरियर क्या है और इसके अलावा मनी मॉनेटरी थ्योरी से आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरह से एक कंट्री का मॉनेटरी सिस्टम वर्क करता है। मनी मॉनेटरी थ्योरी से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो करेंसी इश्यूअर कंट्री होती है उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए और ये थ्योरी हमें ये भी बताती है कि किस तरह से हमें अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही स्पेंडिंग करनी चाहिए। मनी मॉनेटरी थ्योरी यानी एमएमटी पोस्ट ब्रेटन वुड मॉनेटरी सिस्टम की रियलिटी भी बताती है कि अब गोल्ड को स्टैंडर्ड बनाकर ट्रेड नहीं किया जा सकता है। इस थियरी से हमें यह भी मालूम होता है कि एक करेंसी इश्यूअर कंट्री के लिए पैसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी पैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये थियरी हमें इकोनॉमी के ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने में हमारी और हमारी गवर्नमेंट की हेल्प करती है और इस पोटेंशियल को हम फिस्कल स्पेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मिलियन लोग पेड वर्क की तलाश में घूम रहे हैं और हमारी इकोनॉमी के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके और वो भी बिना प्राइस रेज किए, तो हम इस फिस्कल स्पेस की हेल्प से उन रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देने में लगा सकते हैं। हालांकि हम इस फिस्कल स्पेस का यूज कैसे करते हैं ये पूरी तरह से गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन इससे पब्लिक को काफी फायदा होगा और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम को इससे बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकेगा। इस थियरी की हेल्प से हम गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज को भी डिफेंड कर सकते हैं जो पॉलिसी ट्रेडिशनली ज्यादा लिबरल हैं, जैसे कि फ्री मेडिकेयर, फ्री एजुकेशन और मिडिल क्लास टैक्स कट। और इसके अलावा कंजर्वेटिव पॉलिसीज जैसे मिलिट्री स्पेंडिंग और कॉर्पोरेट टैक्स कट्स को भी अच्छे से हम डिफेंड कर सकते हैं। ऑथर कहती हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को
6 फीट लंबे इंसान की तरह चलाते हैं, लेकिन उस 6 फीट के इंसान को हम 8 फीट के कमरे में बैठाकर रखते हैं। फिर हम उस इंसान को ये कहते हैं कि अगर वो कमरे में उठा तो उसका सिर सीलिंग से टकरा जाएगा। यानी हम इकोनॉमी को इस तरह से चलाते हैं जहां पर हमें ये बताया जाता है कि अगर हमारी इकोनॉमी उठी तो फिर उतनी ही तेजी से गिर जाएगी। हमारे अंदर इकोनॉमी गिरने का डर पैदा किया जाता है। सही मायने में हमें एक नए इकोनॉमिक मॉडल की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम इस क्रूएल और इनएफिशिएंट प्रैक्टिस को एंड करें, जहां पर हम अपनी इकोनॉमी के लिए सेंट्रल बैंकर पर डिपेंडेंट रहते हैं, जो महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट को मिक्स करके हमारे सामने अजीबोगरीब फैक्ट रखते हैं। और हम में से ज्यादातर लोगों को इकोनॉमी की डीप नॉलेज नहीं होती है, तो वो इन बातों में आसानी से आ जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी बेहतर हो, तो हमें ऐसे इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव चूज करने चाहिए जिनके अंदर ये सेंस हो कि इकोनॉमी बिल्ड करने के लिए एम्प्लॉयमेंट और इनकम सिक्योरिटी दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से मेंटेन करना होगा। कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट में बैठने वाले जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके पास ये पावर है कि वो ऐसा बजट बनाए जिससे एक्टिव और परमानेंट तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मनी मॉनेटरी थ्योरी में हमें मॉनेटरी पॉलिसी को छोड़कर फिस्कल पॉलिसी को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी से ही हम मैक्रो इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर पाएंगे। गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो जिसे चाहे उसे फंड करे, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस पावर का सही इस्तेमाल करें और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर बनाएं। हालांकि आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या हम पूरी तरह से अपनी गवर्नमेंट पर यकीन कर सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर है, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल किसी भी तरह से कर सकती है। अगर बात गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करने की है, तो ऑथर इस बात का जवाब हाँ और ना दोनों में देती है। हाँ, इस वजह से कि लोगों ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को पावर दे दी और अब लोगों के पास गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। और नहीं इस वजह से कि ज्यादातर गवर्नमेंट हमें पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं और हमें इसीलिए गवर्नमेंट के मैनिपुलेशन से बचना चाहिए और अपनी तरफ से पूरी तरह अटेंटिव और विजिलेंट रहना चाहिए। ऑथर आगे बताती हैं कि आज की डेट में यूएसए का फेडरल बजट 4.5 ट्रिलियन डॉलर है और ये बजट यूएसए की जीडीपी का 20% है। अगर कांग्रेस चाहे तो इस बजट को 4 ट्रिलियन डॉलर कर दे या फिर 6 ट्रिलियन डॉलर कर सकती है। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो अपने ट्रिलियन डॉलर्स एजुकेशन पर स्पेंड करे या इंफ्रास्ट्रक्चर पर करे या फिर हेल्थ केयर या हाउसिंग पर करे। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। गवर्नमेंट उतना ही स्पेंड करती है जितना फंड उसे टैक्स और बोरोइंग के थ्रू मिलता है। देखा जाए तो फेडरल बजट के 2 पार्ट होते हैं। पहला डिस्क्रिशनरी पार्ट, यानी गवर्नमेंट को ऐसी चीजों में अपने पैसे स्पेंड करने होते हैं जिसमें अगर किसी साल पैसे ना भी स्पेंड करे तो कुछ खास असर इकोनॉमी पर नहीं पड़ता है, जैसे एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। दूसरा पार्ट है नॉन डिस्क्रिशनरी पार्ट। इस पार्ट में गवर्नमेंट को ऐसी चीजों में अपने पैसे को स्पेंड करना होता है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता और जो इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, मेडिकेयर, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप ओवरऑल फेडरल बजट की स्पेंडिंग को देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि 70% बजट का हिस्सा ऑटो पायलट मोड पर रहता है, यानी 70% बजट का हिस्सा ऑटोमेटिकली नॉन डिस्क्रिशनरी चीजों पर खर्च किया जाता है, जबकि 30% बजट का हिस्सा डिस्क्रिशनरी पार्ट पर खर्च किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लॉ मेकर्स होते हैं वो कुछ चीजों पर बिना ऑथराइज किए और बिना सोचे बजट के पैसे को स्पेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डिफेंस स्पेंडिंग। 2017 में कांग्रेस में डिफेंस पॉलिसी बिल अप्रूव किया था, जिसका नाम नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट था। इसके लिए $700 बिलियन बजट की रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन इसे $737 बिलियन का बजट अलॉट कर दिया गया था, यानी $37 बिलियन एक्स्ट्रा। और यह भी नहीं सोचा गया कि ये 37 बिलियन किस तरह से एडजस्ट किए जाएंगे। ये एक तरह से डबल स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट का। वॉर के नाम पर गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा फंड आ जाते हैं और कोई ये भी पूछता नहीं है कि ये फंड किस तरह से मैनेज किए गए हैं। लेकिन जब एजुकेशन और हेल्थ के लिए फंड बढ़ाने की बात होती है तो गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ाने की बात करती है। गवर्नमेंट ये एक्सक्यूज देती है कि उसे एजुकेशन और हेल्थ को भी फंड करने में मुश्किल होती है। यूएस एक ऐसी कंट्री है जहां लगभग सारे रिसोर्सेस और स्किल्ड लेबर हमें मिल जाएंगे। गवर्नमेंट को बहुत कुछ नहीं करना है सिवाय एक ऐसा फेडरल बजट बनाने के
जिससे सोसाइटी के हर एक सेक्शन को फायदा मिल सके। क्योंकि यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसको सब एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, और यूएसए जैसी कंट्री में ही अगर इकोनॉमी सबके लिए फायदेमंद नहीं रहेगी तो फिर हम आने वाले टाइम में सुपर पावर नहीं रह पाएंगे। और अगर यूएसए को हर तरह से सुपर पावर बनना है तो गवर्नमेंट को सिटीजन फ्रेंडली इकोनॉमी बनानी ही होगी। हम जितना भी इकोनॉमी को पढ़ लें या फिर कितना भी इकोनॉमी के बारे में एक्सपर्ट से सुन लें, लेकिन सच तो ये है कि हमें इकोनॉमी के बारे में कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। हम कितनी भी जीडीपी की बात कर लें या फिर कितना भी पर कैपिटा की बात कर लें, लेकिन फिर भी ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो हमें आज तक नहीं मालूम है। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी बेहतर तरीके से रन कर रही है तो उस कंट्री में रहने वाले सभी सिटीजन एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ को जीते हैं। हम सब टैक्स भरते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और हम खुद को एक पैट्रियोटिक और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन समझने लग जाते हैं। लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो गवर्नमेंट हमें खुलकर नहीं बताती है, और कभी कभी गवर्नमेंट हमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ही देती है जिसे हम पूरी तरह से सच मान लेते हैं। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट देती है वो पूरी तरह से एक मिथ होता है। पहले हमें ऐसे ही लगता था कि गवर्नमेंट उसी तरह से बजट बनाती है जिस तरह से हम बनाते हैं। जिस तरह से हम अपनी स्पेंडिंग पर कंट्रोल करते हैं ठीक उसी तरह गवर्नमेंट भी करती है। जिस तरह से हमें नुकसान होता होगा ठीक उसी तरह गवर्नमेंट को भी होता होगा। लेकिन ये सच नहीं है। जो कंट्री करेंसी इशू करती है और अपनी करेंसी से ट्रेडिंग करती है उसे नुकसान नहीं होता है। अक्सर हमें यह भी बताया जाता है कि ओवर स्पेंडिंग से महंगाई बढ़ जाती है और इसलिए हमें ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए, जबकि ये भी एक तरह से मिथ है। ओवर स्पेंडिंग का महंगाई से कोई भी लेना देना नहीं है। महंगाई तो जानबूझ के क्रिएट की जाती है ताकि लोग ज्यादा पैसे खर्च करें, और ज्यादा पैसे खर्च करने पर लोगों को ज्यादा टैक्स देना होगा जिससे कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा रेवेन्यू आए। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कई पॉलिटिशियन अपनी स्पीच में ये बताते हैं कि हमारी कंट्री पर डेट बढ़ता जा रहा है, जिससे कि आपके अंदर एक डर क्रिएट होने लगता है। और फिर वही पॉलिटिशियन आपको ये वादा करता है कि वो कंट्री को डेट फ्री करेगा, जबकि ये भी एक मिथ है। सच्चाई तो ये है कि जो कंट्री करेंसी इशू करती है उस पर कभी भी डेट नहीं हो सकता है। बेसिकली गवर्नमेंट यही चाहती है कि जितना ज्यादा पब्लिक के पैसे को कंज्यूम किया जा सके उतना ही बेहतर है। हर जगह आप ऐसी इकोनॉमी देखेंगे जहां पर आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। रिच लोगों को लगता है कि उनसे ज्यादा टैक्स लेकर गरीबों पर लगाया जाता है। उन्हें ये लगता है कि उनकी मेहनत के पैसों से गरीबों को फैसिलिटी दी जाती है, जबकि गरीबों को ये लगता है कि गवर्नमेंट उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट ना तो सही एजुकेशन दे रही है और ना ही बेहतर हेल्थ केयर ही दे रही है। इसलिए सभी के लिए ये जरूरी है कि ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया जाए जिससे हर किसी को बेटर आउटकम मिले, और मनी मॉनेटरी थ्योरी ही इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इस थ्योरी में एक सोसाइटी में आने वाले सभी सेक्शंस का बराबर ख्याल रखा जाता है। इस थ्योरी में जो भी सबकी नीड्स हैं उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाता है, और खास ध्यान दिया जाता है कि किसी को ये ना लगे कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है उसमें उन्हें निगलेक्ट किया गया है। आज की डेट में बैलेंस्ड इकोनॉमी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस बैलेंस्ड इकोनॉमी से गवर्नमेंट, रिच और पुअर सभी का भला हो सकता है। स्पेशली ऐसी पॉलिसी हो जिनमें मार्जिनलाइज सेक्शन को ग्रो करने का चांस दिया जाए, क्योंकि अगर टॉप को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले बॉटम को इम्प्रूव करना ही होगा। और इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी जब बॉटम यानी कि मार्जिनलाइज सेक्शन को इम्प्रूव किया जाएगा और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड की जाएगी।